तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज स्टार्ट करने वाले अपन समाकलन खत्म कर चुके हैं। समाकलन को उच्चष्ट निम्नष्ट इसको भी खत्म कर दिया, अवकलन इसको भी खत्म कर दिया। पाइथागोरस थ्योरम और जो भी त्रिकोणमिति के अंदर सूत्र वगैरह फॉर्मूले वगैरह आते हैं, क्वाड्रेंट वगैरह, सबको अपन ने फांसी पर लटका दिए। पाइथागोरस चर्चा से भी अपन मिल चुके हैं, सब अच्छी खासी मुलाकात हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हो, नीट के अलावा आप 11th में होंगे या 12th में होंगे और आपके पास फिजिक्स है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कुछ भी दे रखा हो, उसमें फिजिक्स से डेफिनेटली आएगी। और फिजिक्स को अगर आपको पढ़ना है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, क्योंकि इसका कोई अलग से चैप्टर आपको दिया नहीं होता, ये हर चैप्टर के अंदर यूज होता है। जिसके भी अंदर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ गए उसके अंदर इसका यूज हो गया। और अगर आपको ये नहीं आता तो आपके 12 बज जाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर होगा डिप्रेशन वगैरह फलाना ढकाना। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है इसको देख के जाना। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है ये 7वां लेक्चर है। आई थिंक ग्राफ, आयतन तथा श्रेणी, इसको लेके। ग्राफ यानी कि ये वाले होते हैं ना ग्राफ, ऐसे ऐसे देखेंगे क्या होते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ साथ एरिया भी। जैसे मेरे पास कोई भी ये डिब्बा है बोया का, ठीक है, ये डिब्बा है, तो इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया कितना होगा उसको निकालना। इसकी वॉल्यूम कितनी है, यानी इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, इसको निकालना है ना। इसके अलावा श्रेणी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, फलाना ढमकाना, ये बेसिक चीज़ें इनको पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी जगह, इनका जो यूज है हर जगह होने वाला है आपके मैथमेटिक्स के अंदर, तो ज़रूरी है यार। स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ज़्यादा हो नहीं पाएगा, बेसिक बेसिक सी चीज़ें देख लेंगे। अब जितने भी बंदे नए हैं पहले तो उनको सूचित कर दूं। और वैसे भी काफ़ी समय बाद, मतलब 2 लेक्चर के बाद मेरा थोपड़ा आपको देखने को मिल रहा होगा। कुछ टेक्निकल इशू चल रहे थे लाइट के कारण। फिजिक्स और हाँ, जितने भी बच्चे नए हैं क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं कंप्लीट फिजिकल फिजिक्स अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आप फिजिकल फिजिक्स को पढ़ना चाहते हो तो जाकर हमारे चैनल पर विजिट कर लो, वहाँ पर आपको काफ़ी मस्त तरीके से पढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ उसके नोट्स भी हैं और वो प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ाया गया है। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अगर आपको मैं जो आज आपको बताऊँगा, ये नीट लगा है, वैसे आधा हट गया होगा, क्या है वो बोर्ड है, वो डांस करता रहता है, कभी कभी लुंगी डांस, कुछ ना कुछ हटाता ही रहता है वो। तो ये नीट लिखा था, है ना। तो अब नीट के लिए बेसिकली देखने वाले हैं। नीट के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आता ही है, मतलब फिजिक्स में तो आता ही है, डेफिनेट सी बात है, चाहे 11th हो या 12th हो, है ना। तो जो भी बच्चे नए हैं वो, जो भी बच्चे नए हैं और फिजिक्स की स्टार्टिंग करना चाहते हैं वो जाकर देख लें, और जो भी बच्चे अब पढ़ना चाहते हैं आगे बेसिक सी चीज़ों को, वो आगे आए। तो आज अपन इसको यार बायोनोमियल थ्योरम कहते हैं, ठीक है, बायोनोमियल थ्योरम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द्विपद समीकरण से। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह, एपी वगैरह, हम सारी चीज़ों को देखते चलेंगे। इनका कहाँ पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, सारी चीज़ें देखते चलेंगे। पहला है बायोनोमियल थ्योरम, जिसे बोला जाता है द्विपद समीकरण। अब ये द्विपद समीकरण करने का काम क्या करता है, ये अपने को हार्ड इक्वेशन, जैसे अपने को इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं, जैसे अपने को नंबर दिया गया है 98। अब इसकी वैल्यू अपने को निकाल के रखनी है, तो कैसे रखेंगे, कहीं पर मल्टीप्लाई वगैरह में यूज हो गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 1001 की पावर 1001 की पावर 1/3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं ना। इनके लिए बेसिक सी थ्योरम लगती है, जैसे बायोनोमियल थ्योरम कहते हैं। अब ये कैसे होती है उसको देख लेते हैं। देखो, अगर आपको कोई भी ये कहती क्या है कि अगर आपको कोई भी एक समीकरण वगैरह दिया गया है जिसमें लिखा है 1+x⁴n, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो x है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब इस ऐसी आपको इक्वेशन देखने को मिल जाए और यहाँ पर x लिखा है, x, इसकी वैल्यू अगर 1 से कम है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस और माइनस, और इसकी जो घात है n, इसको लिख सकते हो मल्टीप्लाई के अंदर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब आपके दिमाग के तोते उड़ रहे होंगे, बोलोगे ये लिखा है 1+kx और यहाँ पर 2.98 है, इससे ये कैसे सॉल्व होगा। सब्र करो मेरी जान, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर है 1+-k⁴n। अब इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो देखो। सबसे पहले तो 98 है, अगर ये इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है हर चीज़ कन्वर्ट हो पाए, लेकिन जो कन्वर्ट हो सकता है उसे कन्वर्ट करो, है ना। यहाँ पर लिखा है 98, अगर ये 1+-x⁴n है, अगर ये इसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है तो कन्वर्ट करो। तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कैसे, यहाँ पर लिखा है 98, है ना। 98 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो ये 100 ना हो जाए। 98 में अगर मैंने यहाँ पर 100 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, जरा देखो एक बार। मैंने जोड़ दिया 0.02, 98 में 0.0 जोड़ दिया, तो 8 और 2 10 की 0, हासिला की 1, 9 और 1 0, है ना, और ये हासिला की 1, है ना। यानी जो इसके ऊपर चली जाती है ना उसको,
हाँ अपन हमारी लैंग्वेज में तो हंसला के बोलते हैं, जो भी आपको जोड़ घटाना तो आपको आता ही होगा। तो 10.98 में 10.02 को आप जोड़ दोगे तो 8 और 2 10 की 8 और 2 10 का 0 होगा यार। मैं भी 8 और 2 10 की 0, हंसले की 1 और 9 1 10 की 0, हंसला की 1 और यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, ये कितना निकल के आ गया 1 अपने पास। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10.98 है। अगर मैं एक में से इस 10.98 को माइनस करूँ तो इसके दशमलव में कुछ नहीं है तो 0 0 मान लो। अब एक में से मैंने 10.98 को माइनस किया तो 0.02 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। बेसिक सी बात है, जोड़ना घटाना तो आपको आता होगा। तो अगर मैं एक में से 10.98 को घटा रहा हूँ तो मेरे को 0.0 प्राप्त हो रहा है। तो 10.98 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 0.02। जरा गौर से देखो, लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि एक में से 0.02 माइनस करूँगा तो 10.98 मिलेगा। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा तो लो कैलकुलेटर करके बता देता हूँ। वैसे आपको तो इतना तो गणित आपको आता ही होगा। ये देखो, ये रहा 1 और इसमें से माइनस कर रहा हूँ मैं कितने 10.98, नहीं जब 0.02 माइनस करना है ना अपने को, 0.02। ठीक है, देखो कितना मिल रहा है 10.98, वही तो एक में से 0.02 माइनस करूँगा तो 10.98 मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। कैसे? देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, कोई भी इस फॉर्मेट में होना चाहिए 1 प्लस के एक्स की पावर n। तो ये अंडर रूट है, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस के 0.02, ये तो है ही। अंडर रूट को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, पहले भी कई बार बताया यार, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात में। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब 1 प्लस के एक्स है या 1 माइनस के एक्स और उसकी पावर n होनी चाहिए। तो 1 भी है, माइनस भी है, और x की जगह पर यहाँ पर लिखा है 0.02 और फिर पावर में n की जगह पर 1/2 भी दिया है। यानी इस फॉर्मेट में अगर मैं देखूँ तो ये पूरी तरीके से मेल खाता है ना। मतलब कहते हैं ना वो 36 के 36 गुण मैच होना, वो मैच हो रहा है। जैसे यहाँ पर 1 होना चाहिए तो देखो यहाँ पर भी 1 है, प्लस और माइनस में से कुछ भी एक होना चाहिए तो हमारे पास माइनस मौजूद है ना। उसके बाद x होना चाहिए या x की जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो x की जगह पर यहाँ पर है 0.02। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर घात में कुछ होना चाहिए है ना, घात में कुछ ना कुछ तो रहता है, ये कुछ नहीं रहता तो एक रहता है। तो यहाँ पर घात में 1/2 लिखा है। ठीक है, इतना है। अब कंडीशन ये है बायोनोमियल थ्योरम लगाने के लिए कि जो x की जगह पर है, जैसे x की जगह पर यहाँ पर है 0.02, उसकी संख्या जो x की संख्या है वो 1 से बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए तो आप बायोनोमियल थ्योरम लगाओगे, वरना बायोनोमियल थ्योरम तैयार नहीं होती अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है यार, यहाँ पर देख लो, इसको देखो ज़रा गौर से देखो, x की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। हमारे पास है 0.02, 0.02, क्या इसकी वैल्यू 1 से कम नहीं है? 0.02 1 से ज़्यादा है भैया, स्टार्टिंग ही उसकी 0 से हो रही है तो 1 से तो कम हुई। तो x की वैल्यू 0.02 है जो कि 1 से कम है। बायोनोमियल थ्योरम को यही तो चाहिए, बस 1 से कम होनी चाहिए वैल्यू, और लगा दो, ठोक दो, तो लगा दो भैया। यहाँ पर क्या करना है, 1 है तो उसको 1 ही लेकर रहने देना है, प्लस और माइनस में जो भी है वो। फिर जो घात है यानी n पहले घात थी, इसको आगे x के साथ मल्टीप्लाई में लिख दो। तो यहाँ पर घात कितनी थी 1/2, 1/2 घात थी, और x कितना था 0.02, उसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दो। ये अपने से बायोनोमियल थ्योरम कहती है। अब बाद बाकी इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, जैसे 2 से इसको काट दिया तो ये आ गया 1 माइनस के 0.01, और 1 माइनस 0.01 करोगे तो आपको यही कोई मिल जाएगा 0.98, नहीं और कुछ मिलेगा 99 मिल जाएगा, 0.99। ये तो अंडर रूट 0.98 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0.99, कितनी निकल के आ गई 0.99। देखा, हो गया ना सॉल्व, है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन है, इसको और सॉल्व करके देख लो, तब तक के लिए हम वाटर ग्राइंड करते हैं। सो हिंदी में बात करें तो जल, से आज कोई हमारी हेयर स्टाइल पर नहीं जाएगा। वैसे भी काफ़ी दिनों बाद फेस से वीडियो शूट कर रहे हैं, है ना, फेस कैम कर रहे हैं। और रही बात हेयर स्टाइल की, तो हमारे पास सिर्फ हेयर है, उनमें स्टाइल तो 0%। 1001 की घात 1/3 है। इसको कैसे सॉल्व करें? अब बहुत सारे महानुभाव सोचेंगे इसको लिख देते हैं 1 प्लस के 1000, यानी 1000 में के जोड़ेंगे तो 1001 मिल जाएगा। अब घात 1/3 है, बायोनोमियल थ्योरम लगा दो, 1 प्लस के 1/3 को आगे मल्टीप्लाई कर दो x के, क्योंकि 1000 अपना x हो गया, और यहाँ पर आंसर निकाल दो। मुन्ना ऐसा कतई मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपने x की जगह पर 1000 लिया है ना, 1 प्लस के x होता है, 1 प्लस के 1000 है, तो 1000 x की जगह पर आ रहा है, लेकिन 1000 1 से छोटा है भैया, वो 1000 है, एक के आगे 3 जीरो और लगी है, जीरो हालांकि आगे लगी होती है तो कोई वैल्यू नहीं होती,
लेकिन 0 पीछे लग जाती है तो वैल्यू बढ़ा देती है बहुत ज़्यादा। तो 1000 तो 1 से कतई ज़्यादा है, तो इसको आप ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो फिर कैसे लिखोगे? फिर आप इसको ऐसा करो, इसको 1 प्लस के 1000 लिख दो। तो अभी हमने वही तो लिखा था, पर सुनो यार, आगे और भी कर रहे हैं हम कुछ, है ना। एक काम करो, ये जो 1000 है इसमें से 1000 को आप कॉमन ले लो। तो ये 1000 है, इसको आपने कॉमन ले लिया इस तरीके से। और बटा क्या, यहाँ पर 1 के बटे में 1000 बचा और यहाँ पर 1 बचा, और घात तो 1/3 हमेशा से ही थी, है ना, उसको कौन रोक सकता है। तो 1 प्लस के 1000 में से आपने 1000 कॉमन ले लिया, तो इसमें से 1000 कॉमन ले लिया तो 1000 बटे में आ गया, और 1000 में से 1000 कॉमन ले लिया तो 1 बटा, है ना। अब 1000 का अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो इस वाली संख्या में, तो 1000 का 1/1000 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 से 1000 उड़ गया, 1 आ जाएगा। और 1000 का अगर आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 एकम 1000, तो यही संख्या आपको दोबारा प्राप्त हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पर। तो कॉमन लेने का मतलब है उसमें से किसी भी चीज़ को बाहर निकालना। जैसे मैंने 8 में से 2 को कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 4, क्योंकि 4 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही, है ना, वैसे ही 1000 को कॉमन ले लिया, 1000 का संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा आपको ये प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको इतना तो आता होगा यार, ठीक है। अब यहाँ पर 1000 है, इसको आप 10 की घात 3 भी लिख सकते हो, और यहाँ पर 1/1000 है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस के 1/1000, 1/1000, ठीक है। और घात तो 1/3 है ना, घात तो इस पर 1/3 है ही। अब ये दोनों संख्या मल्टीप्लाई में, अब जैसे x है इंटू बाय है और इसकी घात 2 है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता x की घात 2 गुणित बाय की घात 2, क्योंकि x और बाय दोनों पर ही घात 2 है ना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये 10 की घात 3 है और ये 1 प्लस के 1/1000, इसकी घात भी 1/3 है, यानी दोनों की घात 1/3 है। तो इसको मैं अलग अलग करके नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, 10 की घात 3 है, इसकी घात मैंने कर दिया कितना, 1/3, 10 की घात 3 है, इसकी घात 1/3, और इधर कितना है 1 प्लस के 1/1000, 2 3, इसकी घात भी मैंने कितनी कर दी, 1/3। इनको समझ में ना आ रहा हो वो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख ले। बाकी 3 से 3 टाटा बाय बाय, बचा क्या यहाँ पर 10 इंटू में, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस के 1/1000 की घात 1/3। अब गौर से देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर है 1 प्लस के 1/1000 की घात 1/3, 1 प्लस के 1/1000 की घात 1/3, ये इस तरीके से है। अब ये जो घात है इसको मैं आगे मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, देखो 1 है तो 1 है, प्लस है तो प्लस है, 1/1000, क्या 1 से ये बहुत ज़्यादा छोटा है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 में आप 1000 का भाग दे रहे हो। अब भाई 8/2 क्या 8 से छोटा होगा? बिल्कुल छोटा होगा, क्योंकि 8 में 2 से भाग दे रहे हो तो 4 आएगा, है ना। अगर किसी भी संख्या से भाग देते हो तो वो कमी होती है। अब जैसे 8 में 2 का भाग दोगे तो कमी होगी, चाहे 4 का भाग दो चाहे 2 का भाग दो, संख्या तो कमी निकल के आएगी ना 8 से। तो 1 में आप 1000 का भाग दे रहे हो तो ये कितनी निकल के आएगी, 0.001, 0.001, इतना कम निकल के आएगी। तो ये 1 से तो बहुत ज़्यादा कम है मेरे भैया, यानी इसको आप x भी लिख सकते हो, और इसकी पावर n की जगह पर 1/3 दिया है ना। तो ये 1 प्लस के x की पावर n यहाँ पर लग जाएगी ना, बायोनोमियल थ्योरम, 1 प्लस के x की पावर n। तो यहाँ पर जो भी पावर है इसको आगे मल्टीप्लाई में लिख दो। तो यहाँ पर है 1 प्लस के 1/1000 की घात 1/3, तो यहाँ पर 1 प्लस के 1/1000 तो है ही, इसमें ये जो घात है आगे मल्टीप्लाई में आ गई 1/3, इस तरीके से ये हो गया 1 प्लस के 1/3000, 1/3000, 1 प्लस के 1/3000 को आप, रुको एक चीज़ और है, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई में भी था ना, इसको तो अपन ने बायोनोमियल थ्योरम से सॉल्व कर दिया, ये निकल के आया, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर 10 भी था ना, ये तो 10 भी मल्टीप्लाई में, यार मेरे भाई भूल मत जाना, 10 भी मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर दो, 10 का 1 में किया तो 10 प्लस के 1/3000 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 0 से 1 0 उड़ गए, बटा 1/300 निकल के आया, है ना। अब इन दोनों का आप जोड़ दो, अब इतना तो आपको आता होगा, ये हो गया 10, 1 में 300 का भाग दोगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर महोदय बताएंगे ये अपने को। ये रहा 1, इसमें भाग दे रहे हैं 300 का, तो 0.003 निकल के आया। इसमें 10 और जोड़ दो तो 10.003, ये अपने लगभग में आंसर निकल के आ गया। तो बायोनोमियल थ्योरम से ये सॉल्व हुआ है। अब ये देखो दोनों मैंने क्वेश्चन लिए थे, दोनों सरल नहीं लिए थे, थोड़े से हार्ड लिए थे, इतने हार्ड आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, सरल से आएंगे। रही बात अब कैसे हुई हमसे,
तो सूत्र मैंने बता दिया है, कैसे होते हैं ये भी मैंने बता दिया है। अब बाकी करना कैसे है ये तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, तो प्रैक्टिस करो मेरे भाई, और इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन तो है नहीं। अब आती है एपी। एपी को अंग्रेजी में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये तो हिंदी, देखो इंग्लिश मेरे को रास आती नहीं है, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब कैसे सॉल्व करते हैं ये अपन देखने वाले हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इंग्लिश में बोलेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, है ना। इसमें जो भी आपको एक क्या है, एक सारणी दी हुई होती है 1a, फिर ए में कुछ जुड़ जाएगा डी, फिर उसमें और कुछ जुड़ जाएगा डी, यानी एक निश्चित संख्या जुड़ती हुई जाती है। उदाहरण के लिए 2 है, इसमें इसमें चार जोड़ दिया तो 6, फिर 4 जोड़ दिया तो 10, फिर 4 जोड़ दिया तो 14, फिर 4 जोड़ दिया तो 18, फिर 4 जोड़ दिया तो 22, और इस तरीके से क्या है, एक निश्चित संख्या जुड़ती जा रही है। इसी को अपन बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। 2, 6, 10, 14, 18, 22, यानी 4 4 4 4 4 जुड़ता जा रहा है। तो ये क्या इस फॉर्मेट में है? ये सी फॉर्मेट में है, देख लो, ए प्लस के डी, ए प्लस के 2d, ए प्लस के 3d, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ए प्लस के 4d, है ना। डी का मतलब है कितना जुड़ रहा है, समय अंतराल कितना है। तो 2 में कितना जोड़ा कि 6 आया, बोलोगे 4, 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर चीज़ों को समझना होगा। ए क्या होता है? देखो ए होता है अपना प्राथमिक पद, यानी यहाँ पर 2 से श्रेणी स्टार्ट हो रही है तो 2 अपना ए हो गया, ए यानी फर्स्ट पद। ए बी सी डी में ए कहाँ पर आता है? पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर? पहले नंबर पर। इसका मतलब क्या है, श्रेणी में भी जो पहले नंबर पर आएगा वो, तो 2 पहले नंबर पर आ रहा है ए, तो ए क्या हो गया? 2 हो गया इस श्रेणी के अंदर। डी क्या हो रहा है? डी का मतलब है कि कितनी संख्या बढ़ रही है। 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, तो डी का मतलब होता है 4, मतलब जो भी संख्या जुड़ती जा रही है वो, है ना। एन यानी कौन सा पद, यानी ए, यहाँ पर 14वें को देखें तो 14वें कौन सा नंबर पर आ रहा है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पर आ रहा है, तो एन बराबर 4 हो गया। 18 को देखें तो एन बराबर 5 हो गया, क्योंकि 18 5वें नंबर पर आ रहा है। सबको समझ में आएगा, चिंता ना करो, बस देखते चलो, है ना। तो ये क्या ए प्लस डी, ए प्लस 2d के फॉर्मेट का है? बिल्कुल है। देखो ए कितना है यहाँ पर? ए है अपना 2, ए है अपना 2, क्योंकि 2 से इस रेडी स्टार्ट हो रही है, तो ए है अपना 2। फिर ए में डी जोड़ा, डी क्या है? अंतराल। कितना है डी? यहाँ पर 4 है, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, तो डी कितना है? 4। तो ए यानी 2 प्लस डी, डी यानी 4, तो 4 में 2 जोड़ा 6। फिर है ए यानी कि 2 प्लस डी यानी कि 4, और डी के मल्टीप्लाई में 2 है, यानी 4 के मल्टीप्लाई में 2 है, तो 4 दूनी 8 हो गए, और 8 और 2 10। ए कितना है? 2 है, प्लस डी यानी 4 है, 3 मल्टीप्लाई में है, 4 × 12 और 2 14। ए अपना 2 है, डी अपना 4 है, और मल्टीप्लाई में कितना लिखा है? 4। तो 2 प्लस के 4 चौके 16, 16 और 2 18। तो क्या ये श्रेणी कुछ इस तरीके से आ रही है? 2 के बाद 6 आ रहा हो, 6 के बाद 10 आ रहा हो, 10 के बाद 14 आ रहा हो, उसके बाद 18 आ रहा हो। देखो 2 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, उसके बाद 10 आ रहा है, उसके बाद 14 आ रहा है, उसके बाद 18 आ रहा है ना। 2 6 10 14 18, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर 4 4 जुड़ता जा रहा है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अभी मैं आपको उसको बता रहा हूँ। एक निश्चित संख्या जुड़ती जा रही है, उसी को अपन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसके अंदर कुछ पद निकल के आते हैं, जिन पदों के ऊपर अभी अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ओके, ए क्या होता है? ए होता है पहला पद, जहां से चीजें स्टार्ट हो रही होती हैं, जहां पर लिखा भी है मैंने सब कुछ, है ना। और एन क्या होता है? एनवा पद, यानी एनवे नंबर पर कोई भी संख्या किस भी नंबर पर आ रही है उसको एनवा पद बोलते हैं, ठीक है। और डी क्या होता है? डी होता है अपना कितना अंतराल है, कितने जोड़ते जा रहे हैं। जैसे इसके अंदर डी जोड़ता जा रहा है, हर एक में डी जोड़ता जा रहा है, तो डी अपना क्या हो गया? समय अंतराल हो गया। अब इसको क्वेश्चन करके देखें तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। टी एन क्या होता है? वह पद, है ना। और एन क्या होता है? वे पदों का योग, वे पदों का योग। कौन से पदों का योग? एन वे पदों का योग, और ये एनवा पद। अभी क्या होता है सबको समझ में आएगा। इसके लिए मैं कोई भी एक श्रेणी ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले ली 4, ठीक है, मैंने ले ली 4। अब मैं 4 में क्या करता हूँ? 4 4 जोड़ता जा रहा हूँ, तो 4 में 4 जोड़ा तो 8 आया, 8 में 4 जोड़ा 12 आया, 12 में 4 जोड़ा 16 आया, 16 में 4 जोड़ा 20 आया, 20 में 4 जोड़ा 24 आया। इस तरीके से संख्या जाती जा रही है। अब मेरे को निकालना है एनवा पद। एनवा पद यानी कि मैं कह सकता हूँ कोई सा भी पद, मान लो मेरे को निकालना है इसका 5वां पद,
क्या निकालना है, पांचवा पद। तो इसका पांचवा पद कितना है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद कितना है, 20 है। यहाँ पर पांचवा पद अपने पास कितना है, 20 है। अब इसको अपन सूत्र से भी निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है nवें पद का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस माइनस के एन माइनस के डी। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस या माइनस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ये इसका सूत्र है। सूत्र को आपको याद करना होगा, ठीक है। तो टी एन, एन कौन सा पद निकालने हैं अपन, पांचवा। एन का मतलब ही होता है कौन सा पद निकाल रहे हो, पांचवा। फिर है ए, ए का मतलब होता है पहला, जहां से श्रेणी शुरू हुई है। तो पहला 4 है, यानी 4 से शुरू हुई है तो 4। फिर प्लस या माइनस, तो देखो 4 4 जुड़ते जा रहा है तो यहाँ पर प्लस आएगा, है ना, घटते जाता तो माइनस आता, ठीक है। फिर है एन माइनस के 1, एन यानी कौन सा पद निकालने हैं, पांचवा पद निकालना है। एन का मतलब है कौन सा पद, तो पांचवा पद अपन निकाल रहे हैं। तो एन की जगह पर लिख दो 5 माइनस 1, है ना। फिर है डी, डी मल्टीप्लाई में है, तो डी कितना है, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, यानी डी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो टी फाइव इजिकल टू कितना निकल के आया, 4। 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। गुणित में कितना है, 4। अब इसको सॉल्व करो जरा, 4 प्लस के 4 चौके 16, 16 और मैं 4 जोड़ा तो कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। यानी पांचवा पद क्या निकल के आया अपना, 20। तो 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या है, 20 है। बोलोगे यार ये तो अपन ऐसे लिख के भी सॉल्व कर सकते थे, ये सूत्र लगाने की क्या ज़रूरत है। देखो अगर आपने सूत्र लगाना सीख लिया तो आप इसको पहली चीज़ तो काफ़ी फास्ट कर दोगे, और दूसरी चीज़ भैया आपने पांचवा पद निकाल लिया, अगर मैंने 25वां पद पूछा होता तो कहाँ तक लेते, थोड़ा लॉजिक लगाओ। अगर मैंने 102वां पद पूछ लिए तो कैसे लिखते, लेकिन इससे आप निकाल सकते हो कैसे, जैसे 102वां पद मेरे को निकालना है तो सूत्र लगाओ, टी एन, एन की जगह पर क्या आ गया, 102वां पद। फिर है ए, ए का मतलब पहला नंबर 4, प्लस एन, एन यानी 102वां पद अपन निकाल रहे हैं, माइनस के 1। फिर डी, डी यानी समांतराल कितने का है, तो 4 का है। तो 4 प्लस के 102 में से 1 गए तो कितना बचा, 101 बचा, इनटू में कितना है, 4 है। तो 4 प्लस 101 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 404, इनमें इसको जोड़ा तो कितना निकल के आया, 408। तो ये 101 दोवा पद निकल के आ गया, 408। निकाल सकते हो ऐसे लिख लिख के, नहीं होता ना। और इसकी ज़रूरत आपको पढ़ने वाली फिजिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इसकी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पड़ती, वो पड़ जाती है ना। बाकी समाकलन अवकलन की बहुत पड़ती है, जैसे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो ये हो गया एनवें पद अपने को निकालना हो। फिर है एनवें पदों का योग निकालना हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 5 ही पद ले लिए, 5 या 4 पद ले लिए, कोई सा भी ले लो, मैंने 5 पद ले लिया। इन 5 पदों को अगर मैं टोटल जोड़ दूं, ये 4 8 12 16 20, इनको टोटल जोड़ दूं तो कितना निकल के आएगा, यानी एनवें पदों का योग मेरे को निकालना है। तो उसका सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटा 2, है ना, इंटू ए नहीं आएगा, 2a प्लस माइनस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है, एन माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। ओके, तो अपन निकाल लें 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग। तो एन की वैल्यू कितनी है, 5 बटे में कितना है, 2 है, इंटू 2 गुणित ए क्या है, पहला पद कितना है, 4, प्लस, हाँ तो भैया प्लस होता जा रहा है, प्लस एन माइनस के 1, एन यानी पाँचवा पद, 5 माइनस के 1 इंटू डी, समांतराल कितने का है, 4 का है। तो 5 बटा 2, 4 दूनी 8, 5 में से 1 गए तो 4, गुणित में कितना है, 4, 4 चौके 16, 16 और 8 कितने हो गए, 4 चौके 16, 16 और 8 कितने हो गए, 24। इससे इसको काटा तो 12 निकल के आया, और 5 दूनी 10, 5 और 1 5, 12 5 60 होते हैं यार, सीधी सी बात है। तो 60 निकल के आ रहा है प्रथम 5 पदों का योग। अब बाकी आप करके देख सकते हो, 4 और 8 4 12, 12 और 12 24, और 24 और 16 कितने हो गए, 2 और 1 3 और 1 40, और 40 में 20 जोड़ोगे तो आप कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। तो प्रथम इन पदों का योग 60 निकल के आ गया, आप करके भी देख सकते हो और सूत्र से भी निकाल सकते हो। तो ये होती है समानता श्रेणी। दूसरी होती है जीपी, इसको जीपी से दर्शाते हैं। जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। क्या होता है जीपी का मतलब, गुणोत्तर श्रेणी, यानी इसमें कोई संख्या जुड़ती नहीं जाती बल्कि कोई संख्या मल्टीप्लाई होती जाती है। जैसे यहाँ पर है मान लीजिए 32 में मैंने 1/2 का गुणा कर दिया तो कितना निकल के आ गया, 16। भाई 32 में 1/2 का गुणा कर दो आप, 16 दूनी 32, 16 निकल के आ गया। फिर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 निकल के आ गया, 2 8 16। फिर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो 4 निकल के आ गया। फिर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 निकल के आ गया। इस तरीके से एक श्रेणी ले ली। अच्छा दूसरी भी ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास है 2, 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 निकल के आ गया। फिर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 निकल के आ गया। फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 250 निकल के आ गया। ऐसे 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 ये आगे बढ़ती जा रही है, खत्म तो होगी नहीं, है ना। अब इसमें भी मान ले मेरे को निकालना है एनवा पद,
यानी n का वैल्यू मैं मान के चलता हूँ, मेरे को निकालना है यहाँ पर तीसरा पद, या मान लो चौथा पद निकालना है, चौथा पद मेरे को निकालना है, चौथा पद मेरे को निकालना है, ये चौथा पद मेरे को निकालना है। तो उसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा a इंटू आर की पावर n माइनस के 1। तो a इंटू आर की पावर n माइनस के 1। यहाँ पर चीज़ें देख लो, a क्या है, वही प्रथम पद, n क्या है, जो भी संख्या आप निकाल ले हो, जैसे यहाँ पर चौथा पद अपन निकाल रहे हैं, और r क्या है, r है उनके बीच का अंतराल, यानी कितने का मल्टीप्लाई आप करते जा रहे हो। ठीक है, तो a प्रथम पद कितना है, 32 है, इंटू आर यानी 1/2 का मल्टीप्लाई सब में किया है, ये पावर n माइनस 1, n यानी चौथा पद निकालने हैं, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 32 इंटू 1 की घात 3 करोगे तो 1 ही आएगा, 2 की घात 3 करोगे तो 8 आएगा, 8 से 32 को डिवाइड करो 4, देख लो 4 ही है। ठीक है, अब एक और श्रेणी ये दी गई है, इसमें अपन निकालना चाहते हैं कि प्रथम 3 पदों का योग कितना होगा, प्रथम 3 पदों का योग कितना होगा। तो उसका भी सूत्र होता है as इंटू एन बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस के 1 बटा आर माइनस के 1, a इंटू आर की पावर n, और यहाँ पर माइनस के 1, यहाँ पर n माइनस 1 था, यहाँ पर n माइनस 1 नहीं, आर की पावर n और माइनस के 1 है, बटे में क्या है, आर माइनस के 1। इस तरीके से सूत्र लगा के देख लो, a प्रथम पद 2 है, आर की पावर n यानी 2 पंजे 10, तो आर कितना है, 5 है, आर कितना है, 5 है, इसकी पावर n, n यानी कि कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद अपने को निकालना है, तीसरे पद का योग निकालना है, माइनस के 1 बटे डिवाइड करो आर माइनस के 1, आर कितना है, वही 5 माइनस के 1। ठीक है, 2 गुणित 5 की घात 3 कितना हो गया, 5 पंजे 25, 25 पहिया 125, 125 में से एक गया तो कितना निकल बचा 124, और 5 में से एक गया तो कितना बचा 4। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चने के 12, 2 दूनी 24, यानी 62 निकल के आ रहा है प्रथम 3 पदों का योग। तो निकाल लो, 50 और 10 60 और 2 62 है ना, ये फॉर्मूले से निकाला है। तो ये तो पुनः ऐसे जोड़ के भी निकाल सकते थे मेरे महाराज, निकाल सकते थे, लेकिन मैंने तो यहाँ पर आपको कितने को निकालने को बोला है, प्रथम 3 पदों का, प्रथम 50 पदों का निकालने को बोल दिया, तो निकाल लोगे, लेकिन ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के नहीं होगा ना, तो चुपचाप पढ़ लिया करो, दिमाग भी लगाया करो, ऐसा नहीं है, मैं तो खूब लगाता था, हालांकि उसके बाद टीचर से कुटाई भी बहुत होती थी, छोड़ो चक्कर आगे बढ़ो। हमारे पास ऐसे ही एक और दी गई है, ये भी गुणोत्तर श्रेणी है, लेकिन हाँ ये भी गुणोत्तर श्रेणी है, लेकिन हमें इसमें अनंत पदों का योग निकालना है, अनंत यानी खत्म नहीं हो रहे, कितने टोटल पदों का योग कितना होगा वो अपने को निकालना है ना। और ये निकालने के बाद आई थिंक लेक्चर आपको दूसरे फॉर्मेट में मिलेगा, क्योंकि फिर से बिजली बत्ती गुल मीटर चालू, ये वाली दिक्कत हो गई। तो a इंटू ए की a इंटू आर है, a इंटू है ना, मान लीजिए ऐसे अपने पास 2 है, 2 का गुणा किया 4, 4 का गुणा किया 2 का गुणा किया 8, 8 का मैं 2 का गुणा किया 16, इस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है ना, संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या मैं गुणोत्तर श्रेणी कह सकता हूँ, कह सकता है, बिल्कुल गुणोत्तर श्रेणी कह सकता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ इसमें आप अनंत पदों का योग निकालो। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसकी लिमिट नहीं है, यानी जितने भी पद ऐसे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, टोटल का योग निकाल लो, टोटल कितने होंगे इनका योग निकाल लो। बोलोगे यार संख्या तो कभी खत्म नहीं होगी, टोटल का योग कैसे निकलेगा। तो इसका भी एक सूत्र होता है, एस इन्फाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस के आर, ये इसका सूत्र होता है। बोलोगे अजीब आदमी हो भाई, जब संख्या ही खत्म नहीं हो रही तो उनका टोटल योग कैसे निकल के आएगा, ये तो बड़ी दिक्कत है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, ये कंडीशन अपन तभी अप्लाई करते हैं जब अपनी वैल्यू 1 से ज़्यादा छोटी हो, किसकी, आर की, है ना। तो यहाँ पर 2 में कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 का, तो 4 आया, फिर 2 में मल्टीप्लाई, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 में 2 का मल्टीप्लाई 16, यानी यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होता ज़्यादा है हर संख्या में, 2 1 से ज़्यादा है, छोटी है। अब बोलोगे 2 तो 1 से ज़्यादा है, तो ये श्रेणी पर ये सूत्र अप्लाई नहीं होगा। ये सूत्र कहाँ पर अप्लाई होता है, ये सूत्र केवल वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई वाली संख्या की वैल्यू कितनी हो, 2 से छोटी हो। जैसे यहाँ पर है मान लीजिए 2, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं, यहाँ पर है मान लीजिए 16, इसमें मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 का, तो 1 में 2 से भाग दे रहे हैं, यानी डेफिनेट सी बात है ये 1 से तो छोटी है ना, 1 से तो छोटी है ना। 2 से किसी भी संख्या में भाग दोगे, किसी भी संख्या से, यानी उससे तो छोटी वैल्यू निकल के आएगी। जैसे 8 में मैं 2 से भाग दूंगा तो ये 4 निकल के आएगा, तो 4 8 से छोटा होता है ना। तो किसी भी संख्या में अगर आप किसी भी नंबर से भाग दे रहे हो तो आपके पास संख्या हमेशा छोटी निकल के आएगी, बस डिवाइड करने वाला नंबर 1 और 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 16 है, 16 में 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल के आया, 8, फिर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया 4, 1/2 का मतलब है किसी संख्या का आधा करना, तो 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, है ना, 2 का आधा 1, ऐसे ही ऐसे संख्या चलती जा रही है। तो ऐसे इसके अनंत पदों का योग अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे होगा ज्ञात, वही सूत्र लगा दो, पहला पद है अपना 16 बटे 1 माइनस के आर, 1 माइनस के आर कितना है, 1/2 है ना, 1/2 ही है, 1/2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है,
16/1/2, एक में से 1/2 गया तो बचा कितना, 1/2 बचा, है ना। सो इसका सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 16 दूनी 32 हो गया। कितना हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। आई थिंक फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं ही है। ओके, हाँ तो 32 हो गया पहले, आई थिंक हाँ 32 हो गया। अब ये 32 आया है, अब बोलोगे यार ये तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है श्रेणी, फिर इसका उत्तर 32 कैसे निकल के आ गया। देखो 32 इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 32 इसका सिमिलर नंबर है। मतलब यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं अपन, टोटल पदों का योग निकाल रहे हैं कि अनंत पदों का योग कितना होगा। मज़े की बात यह है कि आप इनमें कितने भी पदों को जोड़ लो, आपको 32 से कम ही देखने को मिलेगा, कभी 32 देखने को मिलेगा ही नहीं। 32 से 0.001 कम देखने को मिलेगा, लेकिन 32 नहीं मिलेगा। अब इसको समझाने के लिए मैं बेहतर तरीका यूज करता हूँ कैलकुलेटर का। जैसे पहला पद है 16, फिर इसमें कितना जोड़ा 8, फिर इसमें कितना जोड़ा 4, फिर इसमें कितना जोड़ा 2, फिर इसमें कितना जोड़ा 1, फिर एक से छोटा कितना होगा, एक का आधा कितना होगा 1/2, है ना, 1/2। तो देखो ये अब अपने को 31.5 मिल गया, है ना, 31.5। अब यहीं पर तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे। 16 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया 24, 24 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 28, 28 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 30, 30 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 31। अब 31 में अब 1 से पहले क्या आएगा, 1 में 1/2 का भाग दोगे तो 1/2, फिर 1/2 में 1/2 का भाग दोगे 1/4, फिर इसमें 1/2 का गुणा करोगे तो 1/8, है ना, क्योंकि r कितना 1/2 है। तो 16 में मैंने क्या किया था, 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 8 16, फिर 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 चौके 8, फिर 4 में 1/2 का किया तो 2, फिर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो 1, क्योंकि 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करके देख लो तो कितना निकल के आया 1। फिर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, अब 1/2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4, फिर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे 1/8। ऐसे ऐसे संख्या चलती जा रही है, ये अपनी श्रेणी है। तो अब इनको जोड़ो, 16 और 8 कितने 24, 24 और 8 कितने 28, 28 और 2 कितने 30, 30 में 1 जोड़ा कितने 31। अब 31 में 1/2 जोड़ो तो कितना आएगा, 31 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 31.5 निकल के आएगा, है ना, ऐसा ही कुछ निकल के आएगा। फिर इसमें 31.5 में 1/4 जोड़ लो, फिर 1/8 जोड़ो, आप कितने भी जोड़ते चले जाओ आपको 31.999 तक प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कभी भी आपको 32 प्राप्त नहीं होगा। चाहो तो आप कैलकुलेटर का यूज कर लेना, जोड़ के देख लेना, कभी भी आपको 32 प्राप्त ही नहीं होगा। इसीलिए अपन बोल देते हैं कि ये 32 के सिमिलर है ना। एग्जैक्टली 32 नहीं है, लेकिन हाँ करीब 32 के सिमिलर है, क्योंकि अनंत पर जाने पर अपने को कभी 32 प्राप्त ही नहीं होगा। अनंत पर जाओ आप, कभी आपको 32 प्राप्त ही नहीं होने वाला। तो अपन बोल देते हैं एग्जैक्टली ये 32 है। अब जैसे ठीक है, आप हाँ समझ सकते हो, वरना फॉर्मूला तो आप याद ही कर लो कि मैंने समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। अब बाकी का जो लेक्चर आएगा वो इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, वो दूसरे फॉर्मेट में आएगा। अगर बिजली आ जाती है तो मैं उसी फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा। वेल सॉरी कि अब मुझे को आपको इस फॉर्मेट के अंदर लेक्चर प्रोवाइड कराना पड़ रहा है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, डेस्कटॉप बिना लाइट के चलता नहीं है और लाइट यहाँ पर रुकती नहीं है, दोनों ही चीज़ें साथ साथ होती हैं। इस कारण आपको लेक्चर नहीं मिल पाया, बट डोंट वरी, अब जो आपको लेक्चर मिलेगा इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। और अपन कवर करने वाले हैं अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। देखो अभी तक अपन क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक अपन AP यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, और इसके अलावा अपन बायोनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय, इन सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। अभी है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं सरफेस एरिया होता क्या है। जैसे हिंदी में कहा जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये होता क्या है, मेरे पास ये एक स्क्वायर बना है, स्क्वायर यानी वर्ग मेरे पास बना हुआ है। अब अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ तो सर्वप्रथम मैं देखूंगा कि ये कितना एरिया कवर किए हुए है, इसी को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जितना एरिया कवर किए हुए है उसको निकालना क्षेत्रफल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक खेत है, अगर मैं बताना चाहूँ, ये दर्शाना चाहूँ कि वो कितना एरिया कवर किए हुए है, तो मैं क्या बताऊँगा कि मेरे खेत की चौड़ाई इतनी है, मेरा खेत जो है इतना चौड़ा है ना, और इतना लंबा है, ये मान लीजिए इतना लंबा है ना, इसको B मान के चल दो। मेरा खेत इतना चौड़ा है और इतना लंबा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना चौड़ा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा है। तो चौड़ाई में कितना हो गया, ये यहाँ तक हो गया, और लंबाई में कितना हो गया, यहाँ तक हो गया, है ना। लंबाई इतना है ये, है ना,
और चौड़ा कितना है यहाँ तक। तो जब भी मैंने लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई किया, ये अपनी लंबाई है, बी लंबाई है और ए चौड़ाई है, इनका जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे को ये पूरा हिस्सा मिल गया, जिसकी चौड़ाई कितनी है, इतनी है ए के बराबर, और लंबाई कितनी है, इतनी है बी के बराबर। तो ये क्या हो गया, इसका एरिया निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया। इसी को अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, सरफेस एरिया। जैसे ये हमारे पास वर्ग है और इसकी भी चौड़ाई सेम ए दी गई है और इसकी भी चौड़ाई अपने पास बी दी गई है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो इसका एरिया क्या निकल के आएगा, इसका एरिया निकल के आएगा ए इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक सामान्य सा सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, अगर पॉसिबल हो सकता है तो इसको अपन कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। हर चीज़ के लिए डिनोट नहीं करवाया जा सकता, यहाँ पर जितना सिलेबस में है मैं उसी हिसाब से बताऊंगा। जैसे कि अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये इसके केंद्र से इसकी दूरी है, ये उसका सेंटर है और ये यहाँ तक की दूरी आर कहलाती है, और ये जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर कहलाता है, और इसकी जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। ये याद करने वाली चीज़ है, इसको अगर डेरिवेशन करवानी है तो उसमें समय लगेगा, जो आपके पास है नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की। वॉल्यूम को हिंदी में कहा जाता है आयतन। आयतन, अब आयतन क्या होता है, आयतन में अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर अपन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या देखा, उसके पृष्ठ का कुल कितना एरिया है। अगर इसी वस्तु को मैं 3D में कन्वर्ट कर दूँ, 3D में कन्वर्ट करने का मतलब कुछ इस तरीके से बना दूँ। ये मैंने एक किस तरीके, सॉरी, दूसरा, इसको थोड़ा सा सीधा करो, कुछ इस तरीके से। ये जो है एक सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर है ना, एक बेलन है, हिंदी में इसे बेलन कहा जाता है, एक बेलन है। अब इसके अंदर इसको आप ऐसे मान के चलिए कि ये एक पानी की टंकी है, क्या है, एक पानी की टंकी है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कुछ इस तरीके से इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, यहाँ तक ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, ये पानी से भरी हुई है ये। तो इसके अंदर टोटल पानी कितना आ सकता है, इसी को अपन बोलेंगे उसका आयतन। टोटल पानी कितना आ सकता है उसको उसका आयतन बोलते हैं, यानी टोटल वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसने टोटल एरिया कितना कवर किया है, वो ओनली इसमें नहीं, ओनली 2D शेप में नहीं, बल्कि 3D के अंदर उसने कितना एरिया कवर किया है, इसी को उसका वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे इसका अगर मैं देखना चाहूँ तो ये देखो, ये तो उसका एक तल हो गया, है ना, एक तल हो गया। इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक वृत्त है और वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। अब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई मान लीजिए एच मान के चल रहा हूँ, तो मैंने इसकी लंबाई से इसका मल्टीप्लाई कर दिया पाई आर स्क्वायर एच का, तो अपने पास क्या निकल के आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। थोड़ा सा समझने की दोबारा कोशिश कीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे पास एक पानी की टंकी है, ऐसे बना देता हूँ, ऐसे ही मेरे पास ये मान लीजिए एक पानी की टंकी है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस पानी की टंकी में पानी कितना आ सकता है, कि इसका वॉल्यूम कितना है ना। जितना पानी आ सकता है उतना इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो अब इसका वॉल्यूम है क्या, आयतन इसका है क्या, इसका आयतन है क्या। तो पहले मैं देख सकता हूँ कि पानी कितनी चौड़ाई में आएगा, फिर कितने एरिया में फैलेगा। तो आप बोलोगे पानी इतने एरिया में फैलेगा, क्योंकि ये इतना ही चौड़ा है, इसका जो मुख है वो इतना ही है ना। इसका ये जो मुख है ये इतना ही है, इसको इधर ड्रॉ कर दूँ, ये इतना इसका मुख है, तो इतने एरिया में पानी फैलेगा। तो ये ले लिया अपन ने पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी इतने क्षेत्रफल में पानी फैलेगा। फिर पानी इतने क्षेत्रफल में कितनी लंबाई तक फैलेगा, तो जितना लंबा अपना टैंक है, मान लीजिए एल लंबाई है उसकी, तो एल का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पाई आर स्क्वायर एल, ये किसका इसका क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम। तो इसका आयतन क्या हो गया, सिलेंडर का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, एल। ये एल क्या है, यहाँ पर ये एल है इसकी लंबाई, ये जो एल है ये क्या है, इसकी लेंथ है, एल फोर लेंथ। एल फोर क्या होता है, लेंथ होता है, ये इसकी लेंथ हो गई। अब बात आती है इसके एरिया की, यानी कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा वो हमें देखना है ना। तो जब भी मैं अगर एक सिलेंडर को ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो बेलन को ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो ये एक तो इसके ऊपर का पृष्ठ आ गया,
है ना। जैसे मैं मान लीजिए किसी टंकी को मान के चल रहा हूँ, तो एक तो टंकी में ऊपर उसका ढक्कन लगा होता है कुछ इस तरीके से, ये एरिया, ये उसका एक क्षेत्रफल बनाएगा, ये वाला एरिया, है ना। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इस डिक्टो ऐसा ही नीचे भी होता है ना। डिक्टो ऐसा का ऐसा नीचे भी होता है ना। नीचे उसका तल बना होता है, ये ऊपर उसका ढक्कन है, नीचे उसका तल बना होता है, क्या बना होता है, नीचे उसका तल बना होता है ना। और बीच में इस तरीके से उसकी लंबाई भी होती है, बीच में इस तरीके से उसकी लंबाई भी होती है। अब अपन आयतन नहीं देखने वाले कि ये पाई आर स्क्वायर है, इसमें एल का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा आयतन निकल के आ गया, नहीं। हम इसका केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखने वाले हैं कि इसके ऊपर जो पृष्ठ है पूरा, ये जो ऊपर पृष्ठ बना हुआ है, इसका एरिया कितना है ना। जैसे मैंने एक पेज लिया, इसको मैंने क्या किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया, और फोल्ड करके मैंने क्या तैयार कर दिया, एक बेलन तैयार कर दिया। इसी को मैंने इस तरीके से जो पेपर होता है उसको फोल्ड किया, है ना। ये पेपर है, इसको ऐसे फोल्ड करके मैंने क्या कर दिया, एक बेलन का निर्माण कर दिया। आई थिंक फोल्ड करना यानी मोड़ना पेपर को, और इस तरीके से सिलेंडर बनाना सभी को आता होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो इसके ऊपरी एरिया का क्षेत्रफल कितना है वो अपने को इंक्लूड करना होगा कि इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है, फिर निकालेंगे इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा, पाई आर स्क्वायर। इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले एरिया का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर और नीचे टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब बोलोगे ये तो इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकल के आ गया, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकल के आ गया, ये बीच में ये भी तो है पूरा, बीच में ए भी तो है पूरा। बोलोगे अब ये देखो, ये जो बीच में ये जो पूरा है, इसका अपने को क्षेत्रफल निकालना है, ना कि आयतन। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके लिए अपन यूज करेंगे वृत्त की परिधि का। क्या है, वृत्त की परिधि का। वृत्त की परिधि क्या होती है, यानी इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, बोलोगे 2 पाई आर, यही होती है वृत्त की परिधि, है ना। अपन देखने वाले हैं कि ये कितनी लंबाई तक है, कितनी लंबाई तक है। मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से एल लंबाई तक है, क्या है, एल लंबाई तक है, इस तरीके से, सॉरी थोड़ा सा रुकिए, इस तरीके से कितनी लंबाई तक है, एल लंबाई तक है, ये एल लंबाई तक, एल लंबाई तक क्या है, इसकी परिधि है, इस तरीके से परिधि परिधि परिधि। तो ये क्या हो जाएगा, अपन परिधि ले रहे हैं, अंदर का कुछ नहीं ले रहे, केवल परिधि ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसकी परिधि, क्या हो जाएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आगे का। और ऊपर का अगर ये बंद है, ये अगर ऊपर से बंद है ये, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे से अगर ये बंद है, ये बंद ही रहेगा ना सारी चीज़ें, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। और इसकी लंबाई, ओके इसको लंबाई मान के चलते हैं एल, है ना, लंबाई एल है। तो इसका पूरा कितना हो गया, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर कितनी लंबाई तक, एल लंबाई तक, तो 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। और ऊपर और नीचे का कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका अगर अपन निकालें पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना निकल के आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर एल। 2 पाई आर स्क्वायर कौन कौन सा हो गया, ये जो ऊपर का स्थान है ये, और ये जो नीचे का स्थान है, ऊपर के का पाई आर स्क्वायर, नीचे के का पाई आर स्क्वायर, टोटल मिला के हो गया ये 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इस एरिया का, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इसका आयतन कितना हो गया, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, है ना। अपन ने अंदर का कुछ नहीं निकाला, अपन ने सिर्फ परिधि का निकाला है ना। ये परिधि का ही होता है ना 2 पाई आर एल, तो ये परिधि है पूरी की पूरी, इसका लंबाई में गुणा कर दिया तो ये परिधि ही निकल के आई, अंदर का कुछ निकल के नहीं आता। अगर अपन क्षेत्रफल ले लेते इसका पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल के अंदर ये सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है ये, है ना, फिर इसकी लंबाई निकलती। ओके, किसी भी संख्या में गुणा करने का मतलब है उसको उतना ही एक्सटेंड कर दिया जाए। जैसे अब थोड़ा सा अंतर समझ लो परिधि में और एरिया में, ये ताकि बाद में आपको कंफ्यूज ना करे। जब भी मैं बात करता हूँ एरिया की, तो एरिया में ये पूरा कंक्लूड हो जाता है, ये बीच का जो एरिया आ रहा है ना, जो मैंने अभी हाईलाइट कर रहा हूँ वो, है ना। और जब भी मैं कहता हूँ परिधि में, तो परिधि में ये लंबाई निकल के आती है, जैसे यहाँ से गिनना स्टार्ट किया और ये जो पूरी परिधि की लंबाई है ये निकल के आती है। अब जब भी मैं कहूँगा उसका आयतन निकालने को, तो आयतन में मैं क्या करूँगा, पाई आर स्क्वायर, यानी इसके एरिया में मल्टीप्लाई करूँगा। एरिया में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ये पूरा निकल के आएगा ये, है ना। ये किसमें कितने एरिया में, ये जो एरिया है ना अंदर का, ये कितना तक है। लेकिन जब भी मेरे को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो मैं इस पाई आर स्क्वायर की जगह 2 पाई आर के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 पाई आर के अंदर एल मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इसकी ये जो बाहरी सतह है ये आएगी,
ये, जबकि पाई आर स्क्वायर में इसके अंदर कितना पानी आ सकता है वो पूरा का पूरा कंक्लूड हो जाएगा, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो उतना उस हिसाब से याद कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। इसका एरिया निकल के आ गया, है ना। अब इस तरीके से इस क्यूब का अपने को निकालना है। तो इसकी मान लीजिए भुजा ए है, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए है। यानी ये एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजा समान होती है। ये लंबाई ए है, ये लंबाई ए है, और ए लंबाई भी इसकी ए होगी, ये वाली लंबाई भी इसकी क्या होगी, ए होगी। ओके, तो ये सब ए है। तो अब सबसे पहली बात निकल के आती है कि इसका एरिया क्या होगा। सबसे पहली बात तो यही निकल के आती है कि इसका जो एरिया है वो क्या होगा। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 6a²। अब ये 6a² कैसे हो गया एरिया, देखो थोड़ा सा समझो। ये क्या है, ये अपने पास एक वर्ग है, लंबाई ए और चौड़ाई ए। तो इसका एरिया कितना हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई ए इंटू ए²। यही बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई ए इंटू बी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसकी दोनों वजह समान है, वर्गाकार है ना, तो दोनों वजह समान है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो अब इसका कितना निकल के आ गया, ए स्क्वायर, क्योंकि ए का ए में मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर। अब देखो, अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है, इसे घन कहा जाता है, वर्ग नहीं है ये, घन है, सॉरी घन है ना। इसे घन कहा जाता है। इसमें होता क्या है, इसके 6 फलक होते हैं। एक फलक तो ये ऊपर का हो गया, है ना, एक फलक तो इसका ये ऊपर का हो गया, है ना, ये ऊपर वाला फलक हो गया, है ना, और एक फलक ये नीचे वाला फलक हो गया। इसे आप अपने घर से रिलेट करने की कोशिश करना। जब आप घर से रिलेट करोगे तो बेहतर तरीके से समझोगे। ये हो गई ऊपर की छत, घर में बैठे हो आप मान लीजिए, तो ये हो गई ऊपर की छत, और ये हो गया नीचे का फर्श। क्या हो गया, नीचे का फर्श हो गया। फिर ये आपके दाएं तरफ की दीवार, ये वाली जो दीवार है ये आपकी दाएं तरफ की दीवार, है ना। और फिर ये वाली जो आपकी दीवार है वो निकल के आ गई बाएं तरफ की दीवार, है ना। दाएं तरफ की दीवार और बाएं तरफ की दीवार, बाएं तरफ की दीवार, है ना। अब इसके बाद कहानी ख़त्म नहीं होती, अभी आगे भी है। ये जो है ये है उसकी पीछे की दीवार, है ना। ऊपर नीचे हो गया, छत और फर्श, दाएं और बाएं दीवार हो गई, और फिर है एक पीछे की दीवार। क्या है, पीछे की दीवार, घर के पीछे की दीवार, और फिर एक दीवार होगी उसके आगे की दीवार, एक दीवार होगी आगे की दीवार, जिसके अंदर आपके गेट वगैरह लगे होते हैं, है ना, दरवाजे वगैरह लगे होते हैं इस तरीके से। तो इसे आप समझने की कोशिश कीजिए, किससे किससे अपने घर से रिलेट करके, है ना। तो घर में क्या होता है, एक होता है आगे का हिस्सा जिसमें अपना दरवाज़ा लगा होता है, एक होती है छत, है ना, एक होता है फर्श, और दोनों तरफ की दीवारें, दाईं दीवार बाईं दीवार। ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही तरफ दीवार बनी हो, है ना। और आगे दीवार, सॉरी पीछे दीवार, और पीछे दीवार होगी, आगे भी तो दीवार होगी, तो आगे दीवार है उसी में तो दरवाज़ा लगा है, ये आगे की दीवार, है ना। तो इसी तरीके से इसके क्या है, इन्हें फलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फलक कहा जाता है। और इसका घन लिया है अपन ने, तो इसके सभी फलक समान होते हैं। फलकों की लंबाई ए है और चौड़ाई ए है, समान होती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, ए स्क्वायर। ऐसे कितनी फलक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक का ए स्क्वायर है, तो 6 फलकों का क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर। देखो ऊपर के का हो गया ए स्क्वायर, नीचे वाले का हो गया ए स्क्वायर, दाएं वाले का हो गया ए स्क्वायर, बाएं वाले का हो गया ए स्क्वायर, पीछे वाले का ए स्क्वायर, आगे वाले का ए स्क्वायर, तो हो गया ना 6 ए स्क्वायर। अब रही बात इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में क्या करेंगे भैया, वॉल्यूम में मैंने आपको पहले ही बता के रखा है ना। ये सबसे नीचे का इसका फर्श मान के चलिए, क्या है, फर्श है। अब इसका एरिया कितना हो गया, बोलोगे ए स्क्वायर। क्या हो गया इसका एरिया, ए स्क्वायर, है ना, क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब अपन निकालना चाहते हैं इसका आयतन, तो आयतन में अपन क्या देखेंगे कि ये ए स्क्वायर एरिया कितना और ऊपर तक जा रहा है, यानी इसमें कितना पानी आ सकता है। तो मान ली ये ए लंबाई तक और जा रहा है, क्योंकि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई सेम होती है, तो इतना तक और जा रहा है, इसमें इतना पानी और आ पाएगा, ये अंदर अंदर पूरा भरा होगा। तो ये इसका क्या हो गया, है ना, ये जो लंबाई है और इसका जो क्षेत्रफल है इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आ गया, 1/3। तो ये 1/3 क्या है, 3 इसका वॉल्यूम है। सेम चीज़ अपन ने बेलन में की थी, अगर आपको याद होगा, तो बेलन का जब भी अपन को निकालना होता था क्या, आयतन, तो अपन ने क्या किया, पहले तो उसको देख लिया पाई आर स्क्वायर, नीचे का क्षेत्रफल कितना है, फिर उसमें लंबाई का गुणा कर दिया। सेम चीज़ वर्ग में की है, वर्ग में ये नीचे का क्षेत्रफल देख लिया कितना हो गया, ए स्क्वायर, ए इंटू ए,
इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई ए इंटू ए कितना हो गया ए स्क्वायर। फिर कितनी लंबाई तक अपने को निकालना है, तो वही ए लंबाई है इसकी, तो इंटू ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए की घात 3, ये अपना वॉल्यूम निकल के आ गया। ओके ओके मेरी जान, आगे बढ़ते हैं। आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम। कितनी बार बताऊँ यार, आयतन यानी वॉल्यूम क्यों होता है, मैं खुद भूल जाता हूँ। ये होता है कोन, इसे कहा जाता है कोन या फिर हिंदी में कहते हैं शंकु, जिसके अंदर अपन आइसक्रीम लेते थे, कुल्फी लेते थे, याद है वही। अब इसका जो होता है, इसका होता है आयतन बेलन के आयतन का 1/3। बेलन का आयतन होता था पाई आर स्क्वायर एच, इसका हो जाएगा 1/पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, लंबाई है। बेलन में शायद अपन ने एल लंबाई ली थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे आओ, है ना। एच इसकी लंबाई मान के चलिए। ओके, तो इसका हो जाएगा 1/3। अब इसको डेरिवेट करने का समय नहीं है कि ये 1/3 ही क्यों होता है बेलन का, फिलहाल आप अनुमान लगा के चलिए, ये और ये इसका तीसरा हिस्सा है, 1/3 हिस्सा होता है इसका आयतन जो होता है, 1/3 कवर करता है पूरे बेलन का, इतना मान के चलिए, भी डेरिवेट करने का समय नहीं है। ये होता है एक गोला, जिसे स्फीयर कहा जाता है, स्फीयर कहा जाता है। इसकी केंद्र तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी इसकी परिधि से लेकर मान लीजिए आर है, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आप ऐसे भी याद रखते हो, एक पूरे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप 4 वृत्त और रख देते हो तो आपका क्या बन जाएगा, एक स्पेयर बन जाएगा। अब ये प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है, लेकिन इसको डेरिवेट करके सिद्ध किया जा सकता है कैसे क्या होगा, लेकिन उसके लिए समय नहीं है, तो याद कर लेना 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, और पाई आर क्यूब इंटू 4/3, ये इसका आयतन होता है। अब ये कुछ बेसिक से हैं, जैसे वृत्त है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। अभी अपना वर्ग है, इसका होता है ए स्क्वायर, है ना, लंबाई ए है इसकी और चौड़ाई भी ए है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया ए स्क्वायर। रही बात इसकी परिधि की, तो परिधि क्या होती है, ये टोटल लंबाई, इस टोटल लंबाई कितनी होगी, ए ये रहा, ये ए रहा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो ए और ए 2a और ए 3a और ए 4a, तो 4a इसका क्या निकल के आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया। ऐसे ही मान के चलो, अपना खेत है, ये 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर लंबा। अब इसका टोटल परिधि निकालो, तो 2 और 3 5, 5 और 2 6, सॉरी 5 और 2 7 और 7 और 3 10, तो 10 सेंटीमीटर क्या निकल के आ गया, 10 सेंटीमीटर इसकी पूरी परिधि निकल के आ गई कि इसकी लंबाई कितनी है। सेम चीज़ परिधि निकल के आ गई 4a, क्योंकि ए 2a और ए 3a और ये 4a। इसकी लंबाई को आप ए मान के चलिए, चौड़ाई को आप बी मान के चलिए, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई को चौड़ाई यानी ए इंटू बी, ये इसका एरिया निकल के आ गया। इसके अलावा इसकी परिधि, तो ए और बी, है ना, और सेम बी यहाँ पर होगी, ये चौड़ाई भी बी होगी, ये लंबाई भी इसकी ए होगी, है ना, तो ए और बी और ए और बी, यानी कि 2a + b। कैसे, देख मेरी जान, ये बी है, ये ए है ना, चौड़ाई कितनी है इसकी बी है, लंबाई कितनी है इसकी ए है, तो टोटल कितना हो गया, a + b + a + b, a + b + a + b, a और a 2a, b और b 2b, 2 को ले लिया कॉमन, तो a + b, तो ये a + b क्या निकल के आ गया, इसकी परिधि निकल के आ गई, है ना। आई थिंक ये बेसिक सी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी, आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर समझ में आ गई हैं और देखना चाहते हैं तो जल्दी लेक्चर आ जाएंगे, है ना। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, आपको पीडीएफ वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और पॉसिबल होगा तो मैं इसका भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वरना इसका पीडीएफ सेव होता नहीं है, क्योंकि ये स्मार्टफोन पर ही रिकॉर्ड किए जाते हैं लेक्चर। जो डेस्कटॉप वाले लेक्चर हैं उनके पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट ऑल यू नो दैट कि वो पूरा कंप्लीट हो नहीं पाया, तो जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है वो आपको लिखा नहीं मिलेगा, जस्ट आपको सूत्र वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो वहाँ से आप सूत्रों को याद कर लेना, क्योंकि आगे चल के उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है।